अगर आप राष्ट्र प्रथम रखते हुए इस्लाम की कुरीतियों के बारे में बात करेंगे, बोलेंगे, लोगों को आगाह करेंगे, लोगों का दिमाग ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो कुरीतियां, जो ब्रेन वॉशिंग उनके दिमाग में भरी गई है, तो आपको धमकियां मिलेंगी। ये काम पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकील नाज़िया इलाही खान के साथ चल रहा है। इस बार, उससे पहले भी धमकियां बहुत बार मिल चुकी हैं, लेकिन इस बार सीधे अलकायदा से उन्हें धमकी मिली है। क्या धमकी मिली है, क्यों धमकी मिली है, सीधा उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खुद नाज़िया इलाही खान मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत आपका एनएमएफ न्यूज पर। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। जी, ये जो धमकी आपको मिली है, अब अलकायदा से मिली है। हालांकि आतंकी संगठनों से आपको पहले भी धमकियां मिलती रही हैं, इस बार धमकी क्यों मिली है, क्या कुछ कहा गया है? हालांकि वो ऑडियो भी मैं दर्शकों आपको सुनवाऊंगा, लेकिन एक टिप्पणी आपकी मैं जरूर चाहूंगा इस पर। 21 नवंबर 2025 में बॉम्बे महाराष्ट्र बॉम्बे एयरपोर्ट मैंने कदम रखा और एक बहुत बड़ा आयोजन मिसेस फडणवीस, जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी वाइफ ने गेटवे ऑफ इंडिया पर रखा था, जो एंटी टेररिज्म पर रखा था, टेररिज्म के खिलाफ पर रखा था, जिसमें 26/11 में जितने शहीद हुए थे और जो जाबाज सिपाही थे उन सबको सम्मानित करने के लिए, और पहलगाम में जो हमारी बेटियां विधवा हुई थी उनको भी अपने गले लगाने के लिए और सम्मानित करने के लिए वो आयोजन रखा गया था, जिसमें मैं भी वन ऑफ द वीआईपी गेस्ट थी। और उस आयोजन में अंबानी का पूरा परिवार भी था। और उस आयोजन के बाद मैंने हुमायूं कबीर, जो पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, उसकी नींव रख रहे हैं, उस पर मैं एक नेशनल न्यूज चैनल पर बैठी। ये पूरा 21 नवंबर को कंप्लीट हुआ और 22 नवंबर को मुझे अलकायदा से, पाकिस्तान से धमकी आई कि अगर मैंने दोबारा इस्लाम को डिकोड किया या इस्लाम की कुरीतियों का मैंने हिजाब खोला या मैंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ एक शब्द भी कहा, तो मेरे ऊपर इतनी गोलियां दागी जाएंगी कि डॉक्टर भी डर जाएगा पोस्टमार्टम करने से। मेरे घर का, दिल्ली के घर का एड्रेस, कोलकाता के घर का एड्रेस, दिल्ली के घर का चेंबर का एड्रेस, कोलकाता चेंबर एड्रेस, ये सब कुछ उन लोगों के पास है, उन्होंने खुद बताया है। अब बात ये आ रही है, और उसके बाद फिर जो नंबर से, हालांकि ये पूरा प्रोसेस अब बॉम्बे पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर के हाथ में है, ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम के हाथ में है, और कंटिन्यूअसली ये पूरा रिसर्च चल रहा है, ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, पूरा लीगल प्रोसेस चल रहा है। जिस अलकायदा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के जिस व्यक्ति ने जिस नंबर से कॉल किया है, उस नंबर से उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे वही सारे फोटोग्राफ्स भेजे हैं जो कभी आपके यहाँ स्टूडियो में बैठ करके साजिद रशीदी ने दिखाया था, जो पश्चिम बंगाल में नासिर खान वायरल करता है, जो संदीप अग्रवाल वायरल करता है। तो ये वही फोटोग्राफ्स हैं जो 2019 से पश्चिम बंगाल में संदीप अग्रवाल, नासिर खान के द्वारा वायरल किया जा रहा है, और कलकत्ता के मेयर फरहाद हकीम की फंडिंग पर यह पूरा एक टीम चलता है, जिसमें हिंदू ज्यादा हैं, और नासिर खान जो बलात्कारी है और फरहाद हकीम बिल्कुल छुपा हुआ रहता है, लेकिन संदीप अग्रवाल इसका प्रथम मुख है। तो ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है कि हुमायूं कबीर, फरहाद हकीम को जो मैंने बोला है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद नहीं बना करके प्रॉफेट मोहम्मद के नाम से मस्जिद बनानी चाहिए, ये मुझे डराने, धमकाने और मेरी जुबान को बंद करने के लिए ये डायरेक्ट मुझे अलकायदा से कॉल आया है। अब मेरी शक की सुई इसलिए भी ज्यादा बढ़ रही है अभिषेक जी, क्योंकि फरहाद हकीम वो है जो 2021 में विधानसभा इलेक्शन में पाकिस्तान से द डॉन न्यूज़पेपर की महिला एंकर को बुला लेता है, और द डॉन पाकिस्तान की महिला एंकर को कहता है कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, और उसके बाद माफी भी नहीं मांगता है। हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहा है, ये सेम बात मुर्शिदाबाद को कैप्चर करने के लिए बांग्लादेश के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था, जेएमबी ने, और उसके बाद फिर मेरा उस पर विरोध जताना, नेशनल न्यूज चैनल पर कंटिन्यूअसली 21 नवंबर और 22 नवंबर पर बैठ करके विरोध जताना, गेटवे ऑफ इंडिया पर टेररिज्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना, और वो भी महाराष्ट्र के सीएम के साथ, उनकी पत्नी के साथ, अंबानी परिवार के साथ। ये उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा
कि अब इसका मुंह बंद कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये कुरान के उन पन्नों को खोलेगी और बाबर और औरंगजेब के उन अश्लीलताओं को बताएगी जो हमारे भारत के हिंदुओं को कभी पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, मुंबई पुलिस के हाथ में ये सारा फिलहाल मामला है, तो 21 नवंबर की घटना है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 26 नवंबर आज है, 5 दिन इस बात को गुजर चुके हैं। जांच कहां तक पहुंची, क्या कुछ पता चल पाया है, नंबर कहां का था, क्या कुछ और डिटेल मिल पाई है? जी जी जी, एक नंबर जिससे मुझे 56 टाइम्स कॉल आया था, क्योंकि एक बार जब मैंने उठाया था तो वो बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था और मुझे थ्रेट कर रहा था, तो मैंने वो नंबर ब्लॉक नहीं किया था, मैंने वो फोन कॉल काट दिया था। तो वो नंबर पता चला है सऊदी अरबिया का है। और जो दूसरा नंबर जो फिर मुझे 22 नवंबर को जो कॉल आया है, जिसमें 4 मिनट से अधिकतर मेरी उससे कॉन्वर्सेशन हुई है, जिस कॉन्वर्सेशन में मैंने उसको एक बार ये भी कहा कि भैया मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, तो उसने कहा कि भैया मत बोल, भैया मत बोल, इंशाअल्लाह वल रहमान तेरी माँ को डैश करेंगे, इंशाअल्लाह वल रहमान इस्लाम को बचाने के लिए तेरी माँ का टांग चीर करके डैश करेंगे। वो आप सुना भी दीजिएगा लोगों बिल्कुल, को। मैं एक बार चाहता हूं कि सुनवाइएगा जरा, ये जो कॉन्वर्सेशन हुई है, जो धमकी दी गई है, सुनवाइएगा एक बार। मुझे भैया मुझे आपकी आवाज भैया मत बोल, भैया मत बोल, मत बोल, भैया मुझे मत बोल, तेरी और हमेशा रियल, हम कोई हवाबाजी नहीं कर रहे। होंगे तुम्हें हजारों, मैंने तेरी स्टोरी भी लगा दी है, ठीक है, वो भी देख लेना। बाकी तू ये भूलेगी तू जिंदा बच के नहीं बचेगी। मैंने पंजाब में ग्रेनेड मरवाए, ठीक है, तो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप करके, हम लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी उसको हथियार सप्लाई करते हैं, शहजाद भट्टी, ये सब तूने अगर सुना नहीं होगा तो गूगल कर लेना जाके। तो ये 4 मिनट तक लगातार आपको थ्रेट दिया गया, गालियां दी गई, उसके बाद सारी चीजें खैर आपने भी बताई और दर्शकों ने वो सुना भी कि क्या कुछ ये कहा गया। इससे पहले जो आपको धमकियां मिली हैं, 4 बार शायद आपको धमकी से पहले मिली हैं, वो किन आतंकी संगठनों से मिली थी? ये डिकोड नहीं हो पाया था, क्योंकि नंबर ट्रेस करने की कोशिश की गई थी और विद इन अ सेकेंड वो नंबर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन ये जो नंबर से मुझे इस बार जो आया है, वो उन्होंने नंबर डिस्ट्रॉय नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, आप इतना गलत आप बोलती हैं इस्लाम को लेकर, इसके लिए आपके ऊपर मुझे लगता है सैकड़ों केस भी शायद दर्ज करवाए गए हैं, किसी केस में सजा भी हुई आपको? मैं तो इस्लाम को लेकर गलत नहीं बोलती। नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए ना। जो सैकड़ों केस आपके ऊपर दर्ज करवाए गए कि आप गलत बोलती हैं, किसी में सजा हुई आपको, किसी में आप दोषी पाई गई? हेट्रेड स्पीच पर जब 8 सितंबर 2024 को मुझे डिटेन किया गया था और अलीपुर कोर्ट के परिसर में मेरी मॉब लिंचिंग की गई थी, तो सीजेएम अलीपुर को पुलिस कोर्ट के सीजेएम ने अपने जजमेंट में लिखा था कि पुलिस ने गलत तरीके से इनको अरेस्ट किया है, विदाउट एनी रीजन अरेस्ट किया है। ये जजमेंट में जज ने लिखा था। उनका कोई अधिकार नहीं था मुझे अरेस्ट करने का, क्योंकि मैंने मोहम्मद सुअर की दुकान कहा था, और मोहम्मद कोई बलात्कारी भी हो सकता है, आतंकी भी हो सकता है। जैसे मोहम्मद टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो अगर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर अगर कोई सुअर की दुकान खुल जाए तो इसमें बुरा क्या है? मैंने प्रॉफिट मोहम्मद नहीं कहा था, लेकिन मुसलमानों के प्रेशर पर, और क्योंकि गार्डन रीच जो पुलिस स्टेशन है वो फरहाद हकीम का घर आंगन है, फरहाद हकीम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इसलिए फरहाद हकीम के एक कॉल पर गार्डन रीच के ओसी को मेरा वारंट इशू करना पड़ा और घर आकर के इमीडिएट अरेस्ट करना पड़ा था, क्योंकि फरहाद हकीम ने कहा था। अच्छा, बंगाल में चुनाव भी आने वाले 5-7 महीनों में, तो ये चुनाव से प्रेरित घटना तो नहीं है? जिस तरीके से आप बोलती हैं, पोल खोलती हैं, फरहाद हकीम हो, हुमायूं कबीर हो, इन नेताओं की मानसिकता को देश के सामने रखती हैं, कि वो एक बड़ी वजह तो नहीं है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, मेरी जान तो लेने की बहुत बार कोशिश की गई है। 2019 से जिस हिसाब से फरहाद हकीम और आईपीएस ऑफिसर और विधायक टीएमसी के हुमायूं कबीर ने बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मुसलमानों के साथ के नाजिया इलाही खान को अगर कोर्ट बेल देगा तो हम कोर्ट जला देंगे, साथ में नाजिया को भी जला देंगे। उस विषय पर शायद हमने चर्चा भी की थी। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज भी मेरे पास वो पूरे डिटेल्स है। जिस हिसाब से फरहाद हकीम ने बलात्कारी नासिर खान को, उसके बाद संदीप अग्रवाल को, कुछ बंगाली महिला को
कुछ चवन्नी अठन्नी लोगों को पूरा एक टीम बना करके मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से डिफेम और मलाइन करने का सिलसिला स्टार्ट किया, तब भी मैं चुप नहीं हुई। यहाँ तक कि एक बंगाली महिला ने ये अफवाह उड़ाई 1 महीना पहले कि मैं बंगाल से भाग गई हूँ, और जैसे ही मुझे ये खबर मिली मैं दूसरे ही शाम बंगाल में लैंड की, और मैंने कम से कम भी तो 24 से ऊपर मैंने मीडिया इंटरेक्शन किया, मीडिया के साथ मैंने रिएक्शंस दिए, और सब के सब बंगाली मीडिया, और मैंने ये ट्वीट भी किया कि अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं बंगाल से भाग गई हूँ या मैं डर गई हूँ तो ये उसकी गलतफहमी है। और जैसे ही ये हुआ और उसके दूसरे दिन मैं बॉम्बे पहुंची हूँ, और उसके बाद फिर 22 तारीख को मुझे 21 नवंबर से 22 नवंबर तक में मुझे सऊदी अरबिया से, दुबई से और डायरेक्ट फिर पाकिस्तान अलकायदा से मुझे थ्रेट आ गया। बिल्कुल, ये कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। जिस तरीके से राम मंदिर पर आपका ये धर्म ध्वजा लहराई गई, उससे पहले आतंकियों के खिलाफ आप बोलती हैं, कट्टरपंथियों के, जिहादियों के, अलगाववादियों के खिलाफ जिस तरीके से आप बोलती हैं, उसी का ये नतीजा है। कामना करेंगे एनएमएफ न्यूज़ का पूरा परिवार के आप सही रहें, सुरक्षित रहें। बाकी आप भी अपना ध्यान रखिएगा, हम सबकी जो दुआएं हैं वो आपके साथ हैं, और आवाज़ भी आप अपनी इसी तरीके से बुलंद करती रहिएगा। बाकी उम्मीद करेंगे कि प्रशासन ने जो संज्ञान लिया है इसका, इस पर वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे। जो भी लोग दोषी हैं, आरोपी हैं, जो भी इस पूरे मामले में षड्यंत्र में शामिल हैं, उनको सजा दिलवाई जाए। नाज़िर जी, बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, इस आवाज को दबाने के लिए, जो कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठती है, उसे दबाने के लिए जिस तरीके की साजिश इस देश से नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।